Now we move on to the fourth principle. The fourth principle given by Taylor is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. And prosperity भूल जाते हैं, development of each and every person to his or her greatest efficiency कर देते हैं. Prosperity is also very important. क्या मतलब है इस बात का कि hire the right person for the right job. आपके पास एक जॉब है, for example, let's say you have the job of a receptionist in your office. You have 3 people. आप एंड में करते हो इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इसको चूज कर लिया, ये रिसेप्शनिस्ट बन गई. नॉट हाउ थिंग्स गो, राइट? यू हैव टू हायर द राइट पर्सन फॉर द जॉब. आप उन तीनों लोगों में देखोगे एज अ रिसेप्शनिस्ट यू हैव टू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू हैव ग्रेट मैनेजमेंट स्किल्स, यू हैव टू हैव interpersonal skills आपको बहुत अच्छे होने चाहिए. तो obviously somebody who is very shy, somebody who doesn't like talking to other people, somebody who is not very responsive, somebody who doesn't understand, doesn't have people skills, you will not hire them as a receptionist, right? So you have, first of all you have to hire the right person. You have to take interviews. आपको लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कौन बेस्ट फिट है इस जॉब के लिए. मैं उसको सिलेक्ट करूं. सबसे पहले तो मैं हायर ही उसे करूं, मैं सिलेक्ट ही उस इंसान को करूं जो बेस्ट फिट है इस जॉब के लिए. फिर सेकंड, I train them to match their full potential. Okay, fine, you are the best fit for your job, but are you trained enough? You can't be like, अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सीबीएसई टॉपर बन जाऊंगी या मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे. आई हैव टू ट्रेन, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ टू माई बेस्ट, टू रीच माई बेस्ट पोटेंशियल, विच इज वॉट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेज. टेलर सेज कि आप एक जॉब को देखो, उसके लिए एक बेस्ट पर्सन, बेस्ट बंदा लेके आओ जो बेस्ट सूट है जॉब के लिए, और फिर उस इंसान को ट्रेन करो जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सके. ऑब्वियसली वो अपने पेट से सीख के तो नहीं आया ना अभिमन्यु की तरह, और अभिमन्यु भी आधा ही बेचारा सीख पाया. तो लाइक इवन ओके फाइन, यू सी पोटेंशियल, दैट इज व्हाई यू सिलेक्टेड दिस पर्सन, great, taken, point taken, but now you have to train this person so that this person reaches their greatest efficiency. Match roles with physical, mental and intellectual strength. आपके जो रोल्स है ना, यू नो देयर इज अ वेरी देयर इज अ सीन इन द मूवी, देयर इज अ मूवी इट्स कॉल्ड द डिक्टेटर. तो उसमें एक सीन होता है वेयर दिस पर्सन ही वॉक्स इनटू अ ग्रोसरी स्टोर एंड लिटरली एवरीबडी, वहां पे हर कोई अपने रोल, कोई भी काम कोई भी इंसान कर रहा होता है. लाइक देयर इज वन पर्सन हु इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, लेकिन उसको ग्रोसरी स्टोर में चीजें अरेंज करने के लिए का रोल दे दिया होता है. देयर इज वन पर्सन हु इज एक्चुअली हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, उसको कैशियर बना दिया होता है, उसको कोई मैथ्स नहीं समझ में आ रही होती, वो सारा मैथ्स में एकदम घोटाला कर रहा होता है, पूरा लॉस में जा रहा होता है स्टोर. So this person, our main protagonist, he walks in and he somehow sort of rearranges everyone. जो बंदा मैथ में बहुत अच्छा होता है उसे वो कैशियर पे बिठाता है कि भाई तू हिसाब रख. जो इंसान बहुत मसरूफ होता है उसे वो पीछे की ड्यूटी देता है कि तू बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर में चीजें, बड़ी जो चीजें हैं, जो बल्कि चीजें, उन्हें उठा उठा के रखेगा. जो इंसान क्लीनलीनेस में, ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा होता है उसे, तो वो क्या करता है कि हर किसी इंसान को समझ के वो उस तरीके से रोल्स असाइन करता है. So you need to understand that in an organization there are many things that are to be done and you cannot be जस्ट अगेन वो इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी जो मैंने करा यहाँ पे, वो आप नहीं कर सकते. यू हैव टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड देन यू हैव टू ट्रेन द पर्सन सो दैट दे रीच देयर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल. दिस वाज द फोर्थ प्रिंसिपल गिवन बाय Taylor. Now we will do the Mahabharata example. Now what is the Mahabharata equivalent example of it? What story from the Mahabharata parallels the fourth principle given by Taylor of development of each and every personnel to their greatest efficiency and prosperity? Let's see. During the exile period, if you know ki again, back to that story where in the game of Chaucer the Pandavas lost by deceit. Okay, Shakuni actually cheated, but anyway they lost and then they were sent into exile. उनको 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में उन्हें भेज दिया गया था. And preparation for war, the Pandavas divided their focus based on natural strengths. Now obviously the Pandavas, जो 5 पांडव थे, they could have sat and they could have cried कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, अब 14 साल हमारे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हमारे इतने you know dreams थे, ये aim था, वो था. But they, without wasting any time, because that is what champions do, they said let us divide the work. We need to prepare for war, and to be able to prepare for war we need to divide the work. उन्होंने क्या बोला, अर्जुन जो था उसने उसने बोला कि भाई आई एम अ सुप्रीम आर्चर. ही वाज वेरी गुड एट आर्चरी, लाइक द बो एंड एरो वाली जो चीज होती है, जो आखिरी जो स्पोर्ट भी होता है, ही वाज वेरी गुड इन दैट आर्चरी. सो ही होन्ड दो स्किल्स.
मास्टरिंग डिवाइन वेपन्स एंड प्रिसिशन वॉरफेयर। उसने बोला कि मैं डिवाइन वेपन्स यानी कि वो वेपन्स जो बून में देते हैं, जो गॉड्स वरदान में देते हैं, उन वेपन्स को मैं मास्टर करूंगा। मैं वॉरफेयर में अपने आप को ट्रेन करूंगा, मैं आर्चरी में अपने आप को स्किल करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज व्हाट आई विल फोकस ऑन, आई विल फोकस ऑन दिस। The second is Bhim. Bhim जो था, he was obviously very muscular. He had a lot of strength. He trained to become the powerhouse of the army. उसने बोला कि I will train and become the powerhouse of the army. I will train my muscles that way. मैं एक अलग तरीके की ट्रेनिंग करूंगा क्योंकि मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरी वो that is the best person. अब सोचो अगर भीम को बोलते कि भाई तू बो एंड एरो चला, और अर्जुन को बोलते कि तू अपने आप को स्ट्रेंथ में ट्रेन कर. Not that they would have not been able to do it. They would have, because they were all brilliant warriors. But when the roles were specific and they were specific, person was assigned specific roles based off of their potential and their abilities, the results were even better. They were massive, right? So that is why Arjun trained in some other thing, Bhim trained in some other thing. Then we have Nakul and Sahadev. Nakul and Sahadev were experts in horse care and astrology strategy respectively. Nakul और सहदेव ने बोला कि भैया देखो हम लोग हॉर्स केयर में एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग हॉर्स केयर को वो करेंगे, हॉर्सेस को देखेंगे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी और स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे। एक वॉर को आप सिर्फ मतलब वही अकल बढ़िया भैंस, आप लोग मस्कुलर स्ट्रेंथ से और वेपन से, एंड इवन फॉर दैट मैटर ओनली सिलेक्शन वेपन्स या डिवाइन वेपन्स जो है कि हमें तो वरदान में मिले, उनसे भी आप सिर्फ एक वॉर को जीत नहीं सकते। यू नीड टू हैव स्ट्रैटेजी। सो नकुल एंड सहदेव स्टेप्ड इन एंड दे सेड this is what we will focus on. We will focus on strategy. Respectively, they played vital support roles behind the scenes. So Nakul and Sahadev said we will be the support behind the scenes. जो backstage में जो backstage team होती है, जो production team होती है किसी भी play की, जो लोग play संभालते हैं, हम वो संभालेंगे। Nakul and Sahadev could have easily said कि यार हमें भी लड़ना है, हम भी मसल ट्रेन करेंगे and all that, and probably वो लोग कर भी लेते। But they were potentially they were very good at horse care, at astrology, at strategy, and that is what they focused on. So this entire period, because Pandavas knew we can't sit and cry, this is preparation for the war. And when we are preparing for the war, we are 5 brothers. So we will divide amongst each other what we are all best at. So Arjun ने क्या लिया, भीष्म ने क्या लिया, नकुल सहदेव ने क्या लिया, and then we have Yudhishthir. युधिष्ठिर फोकस ऑन डिप्लोमेसी, धर्म एंड लीडरशिप। युधिष्ठिर ने बोला कि मैं जो है आसपास के जितने भी राज्य हैं मैं उन सबके पास जाऊंगा और मैं सबको ट्राई करूंगा कि सब लोगों को मैं, बिकॉज वी नीड अ टीम, वी नीड, हम सब कुछ तो हार के आ गए हैं 64 गेम में, वी डोंट हैव एन आर्मी, सो वी नीड एन आर्मी, वी नीड एलाइज, वी नीड अदर किंग्स टू सपोर्ट अस and to join us and help us in this war, right? So Yudhishthir पे focus किया. So we have these 5 brothers, and honestly these 5 brothers could have also said हम 5 जो सब काम करेंगे, हम आर्चरी भी सीखेंगे, हम मसल्स भी ट्रेन करेंगे, हम strategy भी सीखेंगे, हम डिप्लोमेसी भी करेंगे, but this is not what they did. They divided the work, and this is basically, this represents development of each and every person to their greatest efficiency. क्योंकि उन सब में जो पोटेंशियल था, क्योंकि हमने ट्रेनिंग करी उस तरीके से, हमने प्रैक्टिस करी, हम अपने आप को ट्रेन किया उस तरीके से, तो हर पर्सनल का towards their greatest efficiency and prosperity they were able to develop it. So this is the Mahabharata example for the 4th principle of Taylor. Now coming to the real life example, we have Tata Steel, which is the Digi Training platform. Tata Steel का एक Digi Training platform है. What is the Digi Training platform? Tata Steel ने एक Digi Training platform जो है वो create किया. Digi Training platform क्या करता है? वो employees के skills को track करता है और targeted training देता है. Over the time जैसे जैसे आप काम करते हो, हर employee का Digi Training platform आपके स्किल्स को ट्रैक करता है। इवेंचुअली आप जितना भी टाइम आपको कंपनी में हुआ, आपने जिस भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कहीं पे आपने बहुत अच्छा काम किया, कहीं पे आपने अच्छा काम नहीं किया, ओवरऑल वो आपकी पूरी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, आपकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, उन स्किल्स के बेसिस पर वो आपको टारगेटेड ट्रेनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव वन पर्सन, इसका नाम है आयुष, एंड वी हैव अदर पर्सन, इसका नाम है दीक्षा। सो देयर आर 2 पीपल इन अ पर्टिकुलर कंपनी। नाउ टाटा's Digi प्लेटफॉर्म सेज वो ओवर द टाइम आयुष को स्टडी करता है। दोनों को कंपनी में 2 साल हो गए, दोनों कंपनी में साथ में आए थे, दोनों को अभी 2 इयर्स हो गए हैं कंपनी में। डीजी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ स्किल्स आइडेंटिफाई करे इन दोनों एम्प्लॉयज के लिए। उन्होंने देखा कि आयुष जो है वो बहुत अच्छा स्पीकर है, वो बोलता बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स। दीक्षा जो है शी इज वेरी वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, शी इज वेरी वेरी गुड एट स्केड्यूलिंग स्टफ, वेरी गुड एट मेकिंग एन एंटायर रिपोर्ट ऑफ थिंग्स कि अभी हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, टीम मैनेज करने में और ऑर्गेनाइज करने में शी इज वेरी वेरी गुड। सो दीज आर स्किल्स डिजी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाइड। तो हमने क्या क्या स्किल किया और उस पर हमने टारगेटेड ट्रेनिंग दी। तो हम क्या हेल्प कर रहे हैं कि आयुष को हमने इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी और दीक्षा को हमने मैनेजमेंट ट्रेनिंग और दी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वी आर हेल्पिंग डेवलप ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज पोटेंशियल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड prosperity. So we are helping employees do that, right? So this is
द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ टेलर कि developing each and every employee's potential to their greatest efficiency and prosperity. Development of each and every personnel to his or her greatest efficiency and prosperity. So this is the Mahabharata example. This is the real life case study that we did, Tata's Digi training platform. With this, we have this brings us to an end, to the end of the principles given by टेलर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द टेक्निक्स. जो टेलर ने 7 टेक्निक, 4 प्रिंसिपल्स थे टेलर के और 7 टेक्निक्स थी. अब हम उन टेक्निक्स पे जाएंगे. तो जो फर्स्ट टेक्निक, नाउ वन थिंग अगेन बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निक्स में हमने महाभारत एग्जांपल्स नहीं लिए हैं बिकॉज दे आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल स्टफ, प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं ये सारी. तो यहाँ पे हम महाभारत के एग्जांपल्स नहीं लेंगे, पर हमने केस स्टडीज ली हैं वेयर वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन अ टेक्निक, जैसे आप यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड आल्सो व्हेन यू विल रीड, बिकॉज दीस आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल स्टफ. तो प्रैक्टिकल स्टफ को हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल से और रियल लाइफ एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. रियल लाइफ एग्जांपल्स आर देयर, द महाभारत एग्जांपल्स आर नॉट देयर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक. नाउ वी विल स्टार्ट विद द टेक्निक्स ऑफ टेलर, एफडब्ल्यू टेलर की जो टेक्निक्स हैं. 4 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम 7 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. The first technique is functional foremanship. Functional foremanship. This is the first technique given by F.W. Taylor. Taylor said one foreman can't do everything. एक ही इंसान हर चीज नहीं कर सकता भाई. मैं हर चीज मैं ही करूं, ये भी मैं करूं, वो भी मैं करूं. All the thing, you cannot put all the pressure on one person, right? Taylor said one person cannot do everything. So he created स्पेशलिस्ट. टेलर ने बोला कि मैं ना स्पेशलिस्ट बनाऊंगा, मैं हर काम का एक स्पेशलिस्ट बनाऊंगा, डिवाइडेड अंडर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. टेलर ने बोला देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा है एक फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है. फैक्ट्री मैनेजर में मैं बनाऊंगा एक प्लानिंग इंचार्ज, एक बंदा होगा जो प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक इंसान होगा जो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा. एक इंसान देखेगा प्लानिंग और प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट्स और एक इंसान देखेगा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स. एक ही इंसान प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों नहीं कर सकता. या तो तुम प्लानिंग पे फोकस करो या तुम प्रोडक्शन पे फोकस करो. You have to, Taylor said, I will divide the work between these two people. He said each has a specific task to ensure speed, quality, discipline and accuracy. हर इंसान का एक स्पेसिफिक टास्क होगा क्योंकि हर इंसान सारे काम नहीं कर सकता. Every person will have a specific task and they will either be under planning or they will be under production. Overall, देखो जब भी मुझे किसी चीज को डिवाइड करना है तो मैंने ब्रॉडली 2 बड़े-बड़े डिवीजन बना दिए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. अब उसमें स्पेसिफिक टास्क को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा. मोर स्पेशलाइजेशन इज इक्वल टू लेस कंफ्यूजन एंड बेटर रिजल्ट्स. जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है एक कंपनी में उतनी कम कंफ्यूजन होती है. बिकॉज व्हेन वी स्पेशलाइज, व्हेन वी हैव स्पेशलिस्ट, तो उस चीज से रिलेटेड जो भी डाउट होता है हम उस इंसान के पास जाते हैं कि भाई तू स्पेशलिस्ट है, तुम बताओ कैसे ये चीज होगी, राइट. सो मोर स्पेशलाइजेशन मतलब लेस कंफ्यूजन एंड लेस कंफ्यूजन सिंपली मींस बेटर रिजल्ट्स. द रिजल्ट्स आर बेटर. सो एज यू हैव मेनी स्पेशलिस्ट, जैसे जैसे आप डिवाइड कर जाते हो काम और बोलते हो तुम इस चीज का ध्यान रखोगे, तुम इसका ध्यान रखोगे, तुम इसका ध्यान रखोगे, देयर इज लेस कंफ्यूजन बिकॉज एवरी टाइम यू नो आप अटकते हो या यू हैव अ क्वेरी और यू हैव अ डाउट और यू लाइक ये कैसे होगा, यू ऑलवेज हैव अ स्पेशलिस्ट एंड देन यू जस्ट टर्न टू द स्पेशलिस्ट एंड से बताओ कैसे होगा ये काम, एंड दैट इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल फोरमैनशिप का है कि फर्स्ट वी हैव अ प्लानिंग इंचार्ज एंड वी हैव अ प्रोडक्शन इंचार्ज. ये चीज है, ये तो हमने लास्ट पेज पे डिस्कस कर लिया था कि मोस्टली हमारे पास क्या होगा, एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग होंगे. पहला होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. द फर्स्ट पर्सन हियर इज, so let me number this 1 and let me number this 2. तो प्लानिंग इंचार्ज में फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क विच इज 1A. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क prepares detailed instructions for tasks and processes. सारे tasks और सारे processes के detailed instructions prepare करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का यही काम है कि सारे प्रोसेस और प्लान्स का एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको प्रिपेयर करने बैठ के कि भैया ये काम है, ये चीज हमें प्रोड्यूस करनी है, तो ये काम है, इन काम को करने का ये तरीका है. दैट इज ही इज स्पेशलाइजिंग इन इंस्ट्रक्शन. That is his specialization. So he is the instruction card clerk. Then we have 1D where we have root clerk. Root clerk क्या देखता है, decides the sequence of operations and workflow. भाई इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने डिटेल इंस्ट्रक्शन बना दी कि क्या होगा, कैसे होगा, टास्क बता दिया, प्रोसेस बता दिया कि क्या क्या चीज हम करेंगे. अब इसका डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस कैसे होगा, वर्कफ्लो कैसे चलेगा, वो देखता है हमारा रूट क्लर्क व्हिच इज 1B. देन वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 सॉरी अबाउट दैट, 1 and 2 लिख देती हूँ. चलो यहाँ पे
ठीक है, ये हमारा हो गया 1A इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, देन रूट क्लर्क, देन वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सेट्स कंप्लीशन टाइम्स एंड कैलकुलेट्स जॉब कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है। तो एक स्पेशलिस्ट, एक स्पेशल इंसान जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन कार्ड बना रहा है, जो सिर्फ बैठ के ये बना रहा है सिंपली कि क्या क्या काम है, क्या क्या करना है। देन वी हैव अ रूट क्लर्क जो बता रहा है भाई ये जो भी इसने काम बताया ना, ये इस तरीके से होंगे, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। देन वी हैव अ थर्ड पर्सन हु सिंपली सेइंग कि भैया ये जॉब है, इस जॉब को करने में इतना इतना टाइम लगेगा, टाइम वो कर रहा है। सो दिस इज अ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कि इस जॉब को करने में इतना टाइम लगेगा और इतनी कॉस्ट लगेगी। सो दैट इज व्हाट द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज डूइंग 1C। देन वी हैव द डिसिप्लिनेरियन व्हिच इज द 1D। डिसिप्लिनेरियन क्या करता है? मेंटेन्स डिसिप्लिन, एनफोर्सेस रूल्स एंड रिजॉल्व मिसकंडक्ट। डिसिप्लिनेरियन का कोई काम नहीं है, वो फैक्ट्री में बैठा रहेगा और ये इंश्योर करेगा दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड। दो लोगों की लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, कुछ भी हो गया, एवरीबडी लुक्स एट डिसिप्लिन क्लर्क बिकॉज ही इज स्पेशलिस्ट इन डिसिप्लिन। ही विल से कि भैया मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, यही मेरा काम है। Then we have the production in charge. तो ये सारे हो गए प्लानिंग इन चार्ज में। तो we have 1A, 1B, 1C, 1D, planning in charge, instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. Then we have the production in charge. Second, production in charge में the first person is boss. Now, one thing that you can remember is कि planning के केस में ना we have clerks and production के केस में we have boss. भैया हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी आर द बॉस। सो इन प्रोडक्शन इन चार्ज वी हैव स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस क्या करता है? इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन एंड मेंटेनिंग प्रॉपर स्पीड ऑफ वर्क। स्पीड बॉस का ये फोकस रहेगा 2A, ये सारे जो वर्कर्स हैं वो स्पीडी तरीके से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक काम जो 1 घंटे में हो जाना चाहिए वो 5 घंटे में हो रहा है। स्पीड बॉस का ये काम है कि वो देखेगा कि भैया 1 घंटे काम 1 घंटे में ही होना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 आवर्स, दैट्स इट। The second is gang boss. Gang boss देखिएगा prepares workspace with tools, machines and manpower before the work starts. Gang boss जो है ना 2B, ये ऐसा इंसान है, अगर फैक्ट्री 7 बजे खुलती है ना तो ये 6 बजे आ जाता है। क्यों? बिकॉज इसका काम है टू प्रिपेयर द वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस बनाता है, सारे टूल्स, मशीन्स, मैन पावर कहाँ पे कैसे रहेगा, कहाँ चीज किस तरीके से रहेगी, वो सारा काम होता है गैंग बॉस का। देन वी हैव रिपेयर बॉस, ही हैंडल्स मशीन, टूल मेंटेनेंस, रिपेयर। अब कभी भी कोई ब्रेकडाउन हो गया, किसी मशीन में कोई मेंटेनेंस चाहिए, कोई रिपेयर चाहिए, कोई भी चाहिए, तो हर वर्कर किसके पास जाएगा? रिपेयर बॉस के पास जाएगा। एंड देन वी हैव, सो 2C इज द रिपेयर बॉस। And then we have inspector, checks the quality of work and ensures that the work meets the defined standards. Inspector है तो मतलब फैक्ट्री अगर ये है तो इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री में यहाँ पे खड़ा है, सारा काम जब बन के आ रहा है तो इंस्पेक्टर जो है वो चेक कर रहा है कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है पहले, उसको हमारा काम मीट कर रहा है, हमारी क्वालिटी मीट कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ओवरऑल फंक्शनल फोरमैनशिप में यू हैव टू रिमेंबर कि हर चीज, फंक्शनल फोरमैनशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया एक काम, एक इंसान हर काम नहीं कर सकता, हर काम आप एक इंसान पे नहीं डाल सकते। यू हैव टू डिवाइड इट बिटवीन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एंड देन देयर इज फर्दर डिवीजन इन प्लानिंग एंड फर्दर डिवीजन इन प्रोडक्शन। तो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर प्लानिंग में क्लर्क होते हैं और प्रोडक्शन में बॉसेस होते हैं। द नेम्स कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग, 2-3 बार इसे पढ़ोगे it will be enough. And also in a few books, in a lot of material, what these people are doing, like what exactly does an instruction card clerk do, route clerk do, ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं। I don't think एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टू रिमेंबर कि कौन से इंचार्ज के नीचे कौन से लोग आते हैं, what they do, I feel like if you read once or twice the work that is defined and the work that they focus on, it will be easier to learn. चलिए, फंक्शनल फोरमैनशिप का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मुंबई डब्बा वाला। Those of you who are watching us from Mumbai, if you are from Mumbai, I think you already know what I'm talking about. अगर आप मुंबई से नहीं है तो मुंबई में ना एक सिस्टम होता है डब्बा वाला का। There is a beautiful movie called The Lunch Box. हमारे लेट एक्टर इरफान खान और निमरत कौर की फिल्म है। इफ यू गेट द टाइम यू शुड वॉच इट, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म ऑन लाइफ। बट ओवरऑल द लंच बॉक्स हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ डब्बा वाला, बिकॉज मुंबई में क्या होता है कि लोग जो है वो ऑफिस में चले जाते हैं और पीछे से घर पे अगर उनके लिए कोई लंच बनाता है या अगर उनका कोई उन्होंने कहीं से लंच अरेंज करा होता है, तो थ्रू डब्बा वाला देयर इज दिस वास्ट सिस्टम, लाइक अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ पीपल जिनका काम ही होता है कि वो डब्बास को अरेंज करें। तो सब डब्बास को एक जगह कलेक्ट करके उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग हैं, वो 3 अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, तो तीनों लोगों का डब्बा कलेक्ट करना है ऑफिस का और वो डब्बा कलेक्ट करके उनके ऑफिस में पहुंचाना है। दिस इज द वर्क ऑफ मुंबई का डब्बा वाला। नाउ मतलब
फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ओनली, अगर हम प्राइमा फेसी भी इसको देखें, इट लुक्स सो डिफिकल्ट, लाइक ऑल ऑफ दिस, मतलब हाउ डू यू लाइक, देयर आर सो मेनी पीपल, दे गो टू सो मेनी डिफरेंट ऑफिसेस, पहले उनके घर से या जहां से भी, अगर कहीं और से वो अपना लंच प्रिपेयर करवा रहे हैं, पहले आप उनका लंच कलेक्ट करो, फिर उस लंच को समेटो, फिर उस लंच को उस तरीके से बांटो कि कहाँ पे ये जाना है और सही जगह पर डिलीवर करके आओ. दिस इज अ हार्वर्ड सर्टिफाइड एफिशिएंसी, मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी जो है, या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जो है उसने भी मुंबई डब्बा वाला के एफिशिएंट सिस्टम को स्टडी किया, बिकॉज द सिस्टम इज सो एफिशिएंट, इट्स सो एफिशिएंट दैट इन देयर इज वन एरर इन अबाउट 16 million deliveries. Like this movie Lunchbox is actually based on an error. Like he actually the two main leads of the movie, they meet because जो निम्रत कौर होती है, her name is Ila in the film, उसके हस्बैंड का लंच बॉक्स बाय मिस्टेक डिलीवर हो रहा होता है इरफान खान को, who is some other person. So these people, they don't know each other, but they get to know of each other through this lunch box जो कि गलत डिलीवर हो रहा होता है. But that is not the case because 16 million में एक ही मुश्किल से एरर होता है. ईच डब्बा वाला हैज वन क्लियर टास्क. ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हर डब्बा वाला का ना एक क्लियर टास्क होता है. अगर एक इंसान का काम है कलेक्ट करना, तो वो कलेक्ट ही करेगा. डब्बा वाला है कि मैं डब्बा वाला तो हूँ लेकिन मैं कलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ कलेक्शन पे फोकस करता हूँ. एक डब्बे वाले का काम होता है सिर्फ सॉर्ट करने का, और एक डब्बे वाले का काम होता है सिर्फ डिलीवर करने का. एवरी डब्बा वाला हैज अ क्लियर डिफाइंड टास्क. दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप. वन डब्बा वाला कांट कलेक्ट ऑल्सो, सॉर्ट ऑल्सो, डिलीवर ऑल्सो. नो, यू हैव टू, there has to be functional foremanship. You have to divide the job between all the people. So that is why this system is so efficient that even Harvard has studied it, and it's amazing the way they work. You can read more about them if you have the time and the interest. Let's move on to the next technique, which is standardization and specification of work. Very interesting and also something that we know of. Standardization हमने कहीं पढ़ा है, कुछ तो हमने पढ़ा है जब मैंने कहा था कि this is the birth of standardization, the root of standardization. This is where the standardization has come from. So this is principle 1 of Taylor. Edward Taylor, yes, the first principle, which was science not rule of thumb. Science not rule of thumb was the basis of standardization. Science not rule of thumb के basis पे हमने standardization पढ़ा था. अगर आपने science not rule of thumb अभी तक नहीं पढ़ा है, सीधे techniques पे आ गए हैं, please go and watch the principles of Taylor first and then come to techniques. We've discussed the principles in a very interesting way, where we've connected all the principles with a story from the Mahabharata and a real life business case study also, so that all of this is relevant. When we are studying real life business case studies, we are making all our principles very relevant. हम अपने सारे concepts को बहुत relevancy के साथ पढ़ रहे हैं. हम एक ऐसी feeling के साथ पढ़ रहे हैं कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो applicable है in the real world. जब हम बाहर जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, या कभी भी किसी business को manage करेंगे, या indirectly again किसी business से involved होंगे, so all of this is very relevant. It's happening in the real world. It's not just book theory की theory में पढ़ा, ऐसा लिखा है तो ऐसा होता है, नहीं. It's happening. That's why we are discussing real life case studies everywhere. We also discussed Mumbai Dabba Walas का case study. We connected it to functional foremanship. So again, anyway, back to standardization and simplification of work. So standardization हमारा आया है science और rule of thumb से, first principle से. And simplification of work. देखो, technique ये एक है. I feel like अगर मैं टेलर की फ्रेंड होती तो मैं उसे बोलती कि यार 2 टेक्निक बना दो, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन एक अलग चीज है, सिंप्लीफिकेशन एक अलग चीज है, बट दीज आर टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर कंबाइंड इनटू वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, व्हिच इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. तो यहाँ पे क्या है, टेलर बिलीव्ड एवरी एक्टिविटी शुड फॉलो अ सेट स्टैंडर्ड. देखो, टेलर जो था ना, वो बिलीव करता था कि हर एक्टिविटी का एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है पहले, कि मतलब एक टास्क को, फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, मैं बहुत क्विकली समझा देती हूँ कि हर एक टास्क को करने की, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टास्क है टी, इस टास्क को करने के 5 तरीके होंगे. आप 5 तरीके से इस टास्क को करो. लास्ट में आप ये देखो कि कौन सा मोस्ट एफिशिएंट तरीका था, मतलब कौन से तरीके में कॉस्ट सबसे कम आई, स्पीड सबसे ज्यादा थी, टाइम सबसे कम लगा, प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी. ओवरऑल इन सब में जो जीता वो आपका स्टैंडर्ड आप सेट कर दो, वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, राइट. सो टेलर बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी शुड फॉलो अ सेट स्टैंडर्ड. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड? बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क. हर टास्क को करने का एक सिंगल बेस्ट वे होता है. वो सिंगल बेस्ट वे आप कैसे ढूंढोगे? ऑब्जर्व, एनालाइज, टेस्ट, रन मोशन स्टडीज. मतलब जो था ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से आप वो सिंगल बेस्ट वे ढूंढो और वो आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया.
Standardization is defining one best size, shape, quality and method. एक बेस्ट साइज, शेप, क्वालिटी, मेथड, या अभी हम एक बिजनेस हमें केस डिस्कस करेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा व्हाट दिस मींस. सिंप्लीफिकेशन मींस रिमूविंग अननेसेसरी वैरायटी और ड्यूप्लीकेशन. अननेसेसरी वैरायटी अगर आपने रख रखी है कि ऐसे भी लो वैसे भी लो वैसे भी लो, अननेसेसरी वैरायटी को हटाने को, और अगर आप में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रही है वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हटा दो, तो सिंप्लीफाई करो काम को. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन इज वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब. सिंप्लीफिकेशन इज अननेसेसरी चीजों को हटा दो, डुप्लीकेशन को हटा दो. बोथ इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी. कॉमन एग्जांपल्स आर, अभी हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं. देखो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल. बहुत मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन रियली मींस. अ कंपनी मेक्स पेपर नोटबुक्स. एक कंपनी है वो पेपर नोटबुक बनाती है, जैसे क्लासमेट है, ब्रांड है क्लासमेट, पेपर नोटबुक्स बनाता है. अर्लियर दे मेड 10 साइजेस. वो कंपनी बोलती है कि भैया हमारे पास A4 भी है, A5 भी है, A6 भी है. ऐसे करते करते हमारे पास 10 साइज, 10 डिफरेंट साइज की नोटबुक मिलेगी. एक बड़ी नोटबुक मिलेगी, एक उससे छोटी मिलेगी, एक बहुत छोटी मिलेगी, एक बहुत ही बड़ी मिलेगी, एक बहुत मोटी मिलेगी, एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली मिलेगी, एक ऐसी वाली मिलेगी. 10 डिफरेंट तरीके की नोटबुक्स है हमारे पास, 10 डिफरेंट साइजेस की नोटबुक है. एंड 8 कवर डिजाइन. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कवर डिजाइन है. एक पे शेर की फोटो बनी हुई है, एक पे पहाड़ की फोटो बनी हुई है, एक पे समुद्र की फोटो बनी हुई है. अलग अलग डिजाइन की नोटबुक्स हैं. तो ओवरऑल आप देखोगे अगर मेरे पास 10 साइजेस हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे पास 8 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के 10 × 8 मेरे पास 80 डिफरेंट तरीके की नोटबुक्स आ गई, क्योंकि हर साइज में सारे कवर पेज जाएगा. तो मैं 80 डिफरेंट तरीके की नोटबुक्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ एट द एंड ऑफ द डे. तो फिर जब हम इसमें, okay, just a second, this is not standardization, this scenario is for simplification. This scenario is for ये मिस्टेक है. ये जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन है, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दी. हमने सिंप्लीफिकेशन क्या करी कि हमने कट डाउन किया 3 साइजेस. हमने बोला ये 10 साइजेस नहीं है, बस A4, A3, A6 रख लो, या कोई भी 3 साइज रख लो, दैट्स इट. 10 साइज की जगह प्लीज 3 साइज कर लो, 10 करने की जरूरत नहीं है, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को. और 3 डिजाइन कर लो. क्या 8 डिजाइन, क्या बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, शेर बना हुआ है, समुद्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी 3 बेस्ट डिजाइन है, 8 डिजाइन को छोड़ो, 8 हमें नहीं रखने, 3 डिजाइन रखो एंड दैट्स इट. सो यू आर सिंप्लीफाइंग द एंटायर टास्क. So instead of 10 we are doing 3 here and 8 we are doing 3 here. तो अभी जब हम 80 वैरायटी बना रहे थे, अब हम सिर्फ 6 वैरायटी बना रहे हैं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस पूरी चीज को. We have simplified the whole thing. इसका रिजल्ट क्या होगा? लोअर स्टोरेज, बाई स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कॉस्ट. हर नोटबुक को बनाने का एक मोल्ड बनेगा, एक रॉ मटेरियल आएगा, इन्वेंट्री होगी. अब वो इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई आपकी सारी की सारी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जहां पे आप 80 डिफरेंट डिजाइन बना रहे थे, अब आप सिर्फ 9 बना रहे हो. सॉरी, अब आप सिर्फ 9 डिफरेंट डिजाइन बना रहे हो. तो जहां पे आप 80 बना रहे थे, वहां पे आप 9 डिजाइन बना रहे हो. तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई, स्टोरेज कॉस्ट कम हो गई, फास्टर पैकेजिंग आ गया और फास्टर प्रोसेस आ गया. आपका जो पैकेजिंग का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, सारा काम पैकेजिंग जल्दी जल्दी हो गई, प्रोसेस जल्दी हो गया. भाई सिंपल सी बात है ना, अगर मैं 80 डिफरेंट चीजें बनाऊं, मैं एक मिठाई की दुकान पे हूँ, मैं किसी मिठाई की दुकान पे गई, वहां पे 80 डिफरेंट ऑप्शन है मिठाई के, कि रसगुल्ला भी है, रसमलाई भी है, गुलाब जामुन भी है, जलेबी भी है, अलग अलग मिठाई है. तो 80 मिठाई में, और फिर मैं एक ऐसी शॉप पे जाऊं जहां सिर्फ 9 वेराइटीज है. आई हैव सिंप्लीफाइड माय वर्क इंस्टेड ऑफ कमिंग विद डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ मिठाई एंड डिफरेंट टेस्ट ऑफ मिठाई की, ये मलाई वाली है, ये फ्लेवर, ये फ्लेवर, ये सब करने के बजाय मैंने आपको 9 वो दिए. तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी, फ्यूअर, आई विल नीड फ्यूअर मशीन्स, मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन इज. दिस इज सेकंड टेक्निक. सिंप्लीफिकेशन यही बोलता है कि सिंप्लीफाई करो अपने काम को, फालतू की काम हटाओ, फालतू की वैरायटी हटाओ, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हटाओ, सिंप्लीफाई इट. Then we are doing a real life case study of standardization. Standardization, in fact, we have done it in great detail. Rule of thumb में हमने डिस्कस किया था, हमने और आगे भी स्टैंडर्डाइजेशन डिस्कस किया था. हमने मैकडॉनल्ड्स का एक एग्जांपल डिस्कस किया था, रियल लाइफ बिजनेस केस स्टडी एग्जांपल, हाउ मैकडॉनल्ड्स इज स्टैंडर्डाइजिंग ऑन डेली बेसिस. उसके एसओपीस कैसे बनते हैं और किस वजह से मैकडॉनल्ड्स में आप जब भी जाओ, जब भी बर्गर खाओ, सेम टेस्ट होता है. घर पे दाल खाओ, हर बार अलग टेस्ट होता है. मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाओ, हर बार सेम टेस्ट होता है. व्हाई? देयर इज ओनली वन आंसर, स्टैंडर्डाइजेशन.
नाउ वी आर डूइंग वन मोर एग्जांपल. हम लोग अमूल के मिल्क कलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करते हैं. अगर हम अमूल के मिल्क कलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करें, इसको रीड करिए एक बार. Yeah. So we have the brand Amul, which is India's white revolution hero. Okay, just an example, it's a case study. I've all made these case studies on my own. You don't have to learn them. We are only discussing it just for you to understand how relevant these concepts are in real life. So Amul operates through a vast network of 3.6 million milk producers and 18,700 village level dairy cooperative across India. Cooperatives. To manage the scale, they have implemented strict standardized testing procedures for fat content, milk quality, and pricing models across every collection point. Every village collection center uses the same milk testing equipment. Farmers get automated receipts with clear fat percentage and pricing. Even milk cans are color coded and labeled to avoid confusion in bulk delivery. तो इस तरीके से पूरे मिल्क कलेक्शन प्रोसेस को, मिल्क कलेक्शन हम कितने जगहों से मिल्क को कलेक्ट करते हैं, हर जगह से मिल्क को कलेक्ट करेंगे, अलग अलग दूध आएगा, अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग क्वालिटी होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया. हर विलेज सेंटर में जैसे कलेक्ट कर रहे हो, सेम मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट होगा. वो इक्विपमेंट हर जगह सेम बताएगा कि ऐसा दूध है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. इट विल बी द सेम, सो इट विल बी स्टैंडर्ड. हमने हर चीज के एसओपी सेट कर दिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट कर दिए, हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हर जगह. तो अमूल्स मिल्क इज नेवर डजंट टेस्ट डिफरेंट एनी टाइम. इट्स नॉट लाइक कहाँ कौन से विलेज से अमूल का दूध का टेस्ट आज कैसा था, डिपेंड करता है यार कौन से विलेज से सोर्स किया था. इट्स नेवर लाइक दैट. अमूल सोर्सेस फ्रॉम सो मेनी विलेजेस, बट बिकॉज दिस एंटायर मिल्क कलेक्शन प्रोसेस इज सो स्टैंडर्डाइज्ड, you don't feel the difference, and there is efficiency, there is goodwill of the company. As the customer, you are happy, and the entire production process for the company is easy. So why is it fresh? So complex supply chain, even when millions of independent suppliers are involved, it is such a complex supply chain. Then also this entire thing is managed. Why? Because of standardization. Everyone talks about Amul scale, but not many highlight how it's built on invisible operational consistency, which is standardization. Okay, back to standardization. So अभी तक हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, टेलर की, FW टेलर की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं. सेकंड टेक्निक पे है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पे. स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन का हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा, स्टैंडर्डाइजेशन का हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा अमूल का. Then we have a real life example of simplification also, which is the brand IKEA. मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ. इसमें क्या लिखा है कि IKEA is a furniture brand. इससे पहले जब हम फर्नीचर के बारे में पढ़ते थे या ये समझते थे कि फर्नीचर को असेंबल करना पड़ेगा, तो दैट यूज्ड टू बी अ बिग टास्क. कि मतलब कोई टेबल मेरे पास आएगी, मेरे को अपने रूम में लगानी है टेबल, तो वो पूरी वुडन टेबल आएगी, मैं कारपेंटर को बुलाती थी, कॉल करती थी, वो वुड लेके आता था, वो असेंबल करता था उस टेबल को, 1-2 दिन लग जाते थे, फिर उसे पॉलिश करता था. ऑल दैट, in all that way this furniture was made. For furniture it was so bulky, nobody could have thought कि इतना आसान हो जाएगा फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करना. So for those of you who don't know, IKEA is a Swedish company and they specialize in furniture. और उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो बल्क और कॉम्प्लेक्स फर्नीचर को एकदम कॉम्पैक्ट बॉक्सेस में भर के आपको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, आपकी सप्लाई चेन भी फिक्स हो गई, क्योंकि एक बड़े से टेबल को आपने तोड़ तोड़ के इतने से डब्बे में आप ले आए. वो डब्बा आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, दिल्ली में कहीं पे कोई बैठा हुआ है, आप हो बैंगलोर में, IKEA का स्टोर आई थिंक हैदराबाद में या बैंगलोर में कहीं पे एक ही स्टोर है, दिल्ली में कोई स्टोर नहीं है IKEA का. दिल्ली में आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, दिल्ली में आपके पास वो डब्बा आ गया, आपने निकाला, आपने सारे पीसेस निकाल लिए, आपने इंस्ट्रक्शन सेट निकाला, इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ के पीसेस को असेंबल कर दिया और आपकी टेबल रेडी हो गई. एंड that assembling is also very easy. You don't need to necessarily call some specialist or some carpenter from outside. It's so easy to assemble it कि आप simply वो instructions पढ़ो और आपने अपनी पूरी assemble कर ली. तो IKEA से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था. मतलब सोचो the innovation, think about the innovation, think about what they did. I'll just shift, you can read if you want to. I'm simply explaining what is written on the slide. कि it was so simple, nobody could have thought it would be so simple to simply transfer furniture. बड़े बड़े बल्कि फर्नीचर को इतना इजीली कोई ट्रांसफर करेगा. So what is this? This is सिंप्लीफिकेशन इन एक्शन. सिंप्लीफाई करा हमने काम को, हमने दिमाग लगाया कि भाई बल्कि है, सब कुछ है, सप्लाई चेन फंसी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बड़े अलमीरास को, टेबल्स को, बेड्स को ट्रांसफर करना, योर सप्लाई चेन इज नॉट, यू कैन नॉट बी वेरी फ्लेक्सिबल विद द सप्लाई चेन. आप ये नहीं सोच सकते कि कन्याकुमारी से कश्मीर में मुझे कोई डिलीवर कराना है. पर IKEA ने बोला नहीं, वी विल सिंप्लीफाई दिस एंटायर वर्क. हम इस काम को सिंपल बना देंगे और अब हम कहीं से भी कहीं पे कोई भी फर्नीचर ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज
एट द एंड ऑफ द डे इट कॉम्पैक्ट्स इनटू वन स्मॉल डब्बा, उसको ट्रांसफर करना बड़ा आसान हो जाता है. So this is a very good example for simplification, a real life case study.